आखिर क्यों दानिश कनेरिया को हिंदू होने के कारण अपमान झेलना पड़ा? धर्म को बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए मेरा धर्म ही सब कुछ है। क्यों दानिश कनेरिया पाकिस्तानी टीम में उनके साथ हुए अछूत व्यवहार का राज आज खोल रहे हैं? हम तो बिल्कुल लगते हैं जैसे चमार नहीं होते। क्या कारण रहे पाकिस्तान टीम के जिहादी बनने के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इतिहास में भी पाकिस्तानी क्रिकेट में चरमपंथ था? यदि नहीं तो कैसे आया ये जिहादी परिवर्तन? और भारत को इस डरावनी कहानी से क्या सीखना चाहिए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से 3 वर्षों पहले शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होने वाले हिंदू विरोधी रेसिज्म के बारे में बोला और स्पेसिफिकली दानिश कनेरिया के साथ हुए अनुचित व्यवहार के बारे में बोला। और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है? मैं मैं तुम्हारा उठा के ना तुम्हें उठा के बाहर फेंकूंगा। जिस पर उस समय दानिश कनेरिया से पूछा गया कि आपके साथ किस किस ने ऐसा व्यवहार किया, तो दानिश ने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने नहीं कही, यह बात खुद शोएब अख्तर ने नेशनल टेलीविजन पर आके की। शोएब के इस बयान के बाद एक बहुत बड़ा विवाद हुआ जिस पर बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का बयान आया। जावेद मियादाद ने कहा कि अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता तो दानिश कनेरिया कभी खेल ना पाता। वो जो कुछ भी बोल रहा है वो पैसों के मारी बोल रहा है। यूसुफ योना जो पहले क्रिश्चियन थे यानी माइनॉरिटी के हिस्सा थे और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद जब वो मोहम्मद यूसुफ हो गए तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, पाकिस्तान में तो इस प्रकार से किसी भी धर्म का विरोध नहीं होता है। और इस पूरी कंट्रोवर्सी को शांत करने के लिए फिर शोएब अख्तर ने एक वीडियो और बनाया और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा। ये हमारी टीम का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये एक दो प्लेयर हैं, एक दो प्लेयर हर जगह होते हैं, एक दो प्लेयर पूरी दुनिया में होते हैं जो रेसिस्ट कमेंट पास कर देते हैं। लेकिन अब 2023 में दानिश ने नाम लेना प्रारंभ कर दिया है। दानिश ने एक ट्वीट किया जिसमें एक वीडियो लगा हुआ था शाहिद अफरीदी का और लिखा हुआ था, जब शाहिद अफरीदी अपनी बेटी को पूजा करने के कारण ऐसा कर सकते हैं तो सोचो उन्होंने मेरा क्या हश्र किया होगा। शाहिद अफरीदी, आपको उन्होंने कई बार कहा कि जी आप अपना रिलीजन चेंज कर लीजिए। सिखाता ही नहीं है ना, हमारा धर्म ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मुझे बता दें दुनिया में हमारे धर्म के लोगों ने कभी किसी को इस तरह बोला हो? कभी भी नहीं बोलते। सर नहीं बोला, लेकिन जब वो बार बार आपको परेशान कर रहे थे तो जवाब में आपको। दानिश कनेरिया अब खुले में कहते हैं यदि वो कन्वर्ट हो चुके होते तो क्या होता। मेरे पर ये जो प्रॉब्लम आई हुई है वो ना होती, मैं शायद कप्तान भी बन चुका होता है पाकिस्तान का और मैं शायद सबके रिकॉर्ड भी तोड़ चुका होता। लेकिन वो कन्वर्ट क्यों नहीं हुए उसका भी कारण बताते हैं। इतना गिर जाना मेरे लिए कभी नामुमकिन है बॉस। आई एम हार्डकोर सनातनी धर्म। मैं सनातन धर्म को बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए मेरा धर्म ही सब कुछ है। दानिश कनेरिया मात्र क्रिकेट की बात नहीं करते, वो पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिक्स पर भी अपना स्टैंड रखना प्रारंभ कर चुके हैं। पाकिस्तान में रहकर हमास के डिस्ट्रक्शन के बारे में ट्वीट लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो एक और चेंज देखने को मिला वो ये कि दानिश अब भारत और भारत की पॉलिटिक्स में थोड़ी रुचि दिखाने लगे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के यासर शाह ने पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए शाहिद अफरीदी को दानिश का बाप लिखा और ट्रोल किया, तो दानिश ने उसे रिप्लाई देते हुए लिखा, तेरा बाप योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है। या फिर प्रशांत भूषण ने कंगना को ट्रोल करने का प्रयास किया तो दानिश कनेरिया ने उन्हें भी उत्तर दिया। आरफा खानम शेरवानी ने भारत का क्राउड ऐसा, भारत का क्राउड वैसा, ये वाला पूरा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। तो आरफा खानम शेरवानी के साथ तो इन्होंने पूरा एक युद्ध ही लड़ लिया। बोले ऐसा करो, पाकिस्तान आ जाओ, सब पता चल जाएगा क्राउड कैसा होता है। फिर आरफा खानम शेरवानी ने विक्टिम कार्ड खेला और पाकिस्तान के माइनॉरिटी के व्यक्ति पर आरोप लगा दिया कि उसने भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी की महिला पर लिंच मॉब छोड़ दिया है। दानिश ने उसके उत्तर में कहा, आरफा तुम्हें अगर पाकिस्तान पसंद नहीं था तो बस इतना लिख देती, आई डोंट लाइक पाकिस्तान, बात खत्म हो जाती। पर आरफा खानम शेरवानी ये ना लिख सकी तो दानिश ने अंत में आरफा से पूछा, तुम्हारे हिसाब से भारत माता की जय कम्युनल है, तुम मुझे अपना एकमात्र ऐसा ट्वीट दिखा दो जहां पर तुमने भारत और भारत के कल्चर की प्रशंसा की हो। आरफा वो भी ना कर सकी। अभी कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी हिंदू लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी जहां उसने अपनी आप बीती बताई कि कैसे उसे कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जाता था। When I was little, like elementary, middle school, I was told every single day to convert to Islam. तो इस पर दानिश ने कहा, पाकिस्तान में रह रहे एक एक हिंदू के पास अपनी ऐसी कई कहानियां हैं और शायद भारत तक और विश्व तक पाकिस्तान के हिंदुओं की व्यथा पहुंचाने के लिए ही दानिश का ये नया रूप, बोल्ड रूप
आपको देखने को मिल रहा है। दानिश को किसी ने सजेस्ट किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस विषय पर एक पुस्तक भी लिख सकते हैं। तो जो बातें अभी तक छुपी हुई थी हो सकता है वो भी बाहर आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्या हमेशा से ही ऐसे थे या फिर बाद में कुछ बदला, वो आगे देखते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में जिहादी तत्व कैसे घुसे और वो कैसे आज राज कर रहे हैं, ये जानने से पहले पूर्व के पाकिस्तानी क्रिकेटर कैसा जीवन जीते थे वो जानना चाहिए। उस समय के पाकिस्तानी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच या फिर मैन ऑफ द सीरीज बनकर क्या बोलते थे, वो सुनिए। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड कि मुझे मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है, लेकिन मैं बड़ी खुशी के साथ ये इमरान खान को देना चाहता हूँ। All I can say is I'm pleasantly surprised and I'm happy to say that the whole team, along with me, we've all decided that we are going to donate the proceeds of the car to a cancer hospital which I'm trying to set up in Pakistan. 1970 और 80 के दशक का कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर आपको अपनी स्पीच के आरंभ में कोई भी प्रेयर बोलता हुआ या फिर रिलीजियस स्लोगन बोलता हुआ नहीं दिखेगा। रिलीजन पर्सनल लाइफ में प्रभावी हो सकता था पर ग्राउंड पर या क्रिकेट में उसका अधिक डिस्प्ले नहीं दिखता था। पाकिस्तानी प्लेयर्स नाइट क्लब्स में नियमित रूप से जाया करते थे। Me was fun, the whole team, and Imran said, let's go to a nightclub. With his thick, husky voice. I called him in my room, I said, yes, Skipper, I'm ready. And then there was a queue of only girls to shake hand with Imran. And I just said, that's awesome. प्लेबॉय इमेज, महिला मित्र, शराब, नाइट क्लब्स, ये पाकिस्तानी क्रिकेट के कल्चर में था और इसका कारण था पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का साल में लगभग 4 महीने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलना। और इस तरीके से जो लाइफस्टाइल इंग्लैंड के क्रिकेटर्स जी रहे थे, अधिकांश पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उसी जीवन में रच बस गए। कैसा होता होगा ये लाइफस्टाइल? इमरान खान के जीवन की घटनाओं को देखते हुए इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 80 और 90 के दशक में इमरान खान को एक ऐसी ट्रॉफी माना जाता था जिसे इंग्लैंड की हाई सोसाइटी में महिलाएं जीतना चाहती थी और इमरान इसका पूरा फायदा उठाता था। मैरी हेल्विन नाम की एक इंग्लिश मॉडल, इनका आधिकारिक बयान है कि इमरान खान के लुक्स डेवस्टेटिंग हैं, हर महिला उस पर फिदा है। इमरान खान का हाल ऐसा था कि यदि किसी पार्टी में उसकी पसंद की महिलाएं ना हो तो इमरान का दिमाग घूमने लगता था। इमरान खान की मां ने उनसे कहा था कि भाई किसी विदेशी लड़के से शादी मत करियो। इमरान खान ने अपनी मां की विश पूरी की और अपनी मां की मृत्यु के बाद ही विदेशी लड़के से शादी की। इमरान खान का इन्फ्लुएंस ही इतना था ब्लॉन्ड्स में और ये बात इमरान खान ने खुद मानी है। तो उन्होंने अजीब बात की, उन्होंने कहा आपके लोगों के प्रोफाइलें हैं, आपके लोगों के ऑडियोज़ हैं, हमारे पास वीडियोज़ हैं, और मुझे कहते कि आप भी प्ले बॉय थे। मैंने कहा मैं था। पर ये सारी बातें केवल इंग्लिश वुमेन तक नहीं थी। उस समय की पाकिस्तानी टीवी पर पाकिस्तानी महिलाएं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से फ्लर्ट करती दिखती थी। इमरान खान आपके साथ बैठे हुए हैं और आपको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने क्रिकेटर में नहीं कहा, मैंने कहा क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं। आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? से कम आ रही है ना, जरा सा नजदीक आ रही है, माइक से नजदीक। आप किसके नजदीक कह रहे हैं, माइक के या? इमरान खान एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेबॉय थे, परंतु ऐसा नहीं है कि हाल केवल इमरान खान का ऐसा था। माजिद खान, आसिफ इकबाल, सरफराज नवाज, जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, मोहसिन खान, रमीज राजा, इन सब का लाइफस्टाइल इंग्लिश हो चुका था काउंटी क्रिकेट खेलते हुए, यानी शराब, नाइट क्लब, गर्लफ्रेंड्स और हर वो चीज जो इस पैकेज में आती है। परंतु इसमें केवल काउंटी क्रिकेट का हाथ है ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पीटीवी पर 1972-73 में जिया मोइनुद्दीन शो आता था जो जिया उल हक के पहले के पाकिस्तान की झलक दिखाता है। एक ऐसे नौजवान हैं मेरे यहाँ जो जिनके तरकश में तीर हैं, कुछ तंज व मजाक के, शायद आपने पहले उन्हें देखा हो। आइए मिलिए उनसे, मुइन अख्तर साहब। ये पाकिस्तान में 1975 से पहले का सीन था, पर जिया उल हक के बाद पाकिस्तान में मदरसों की बरसात होने लगी और पाकिस्तान रेडिकलाइजेशन के चरम पर पहुंचा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर्सनली रिलीजियस हो सकते हैं, पर एक समय तक रिलीजन को अपनी आस्तीन पर टांग कर नहीं आते थे मैदान में, प्रेजेंटेशन सेरेमनीज में या फिर ग्राउंड में नमाज पढ़कर शो ऑफ नहीं किया जाता था। फिर कैसे इस्लाम घुसा पाकिस्तानी क्रिकेट में और कैसे वो कन्वर्जन की फैक्ट्री बन गया, वो आगे देखते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी हमेशा से ऐसे नहीं थे। पाकिस्तानी टीम जब भी बाहर के देशों में मैच जीतती तो ड्रेसिंग रूम में शैंपेन और बियर खोली जाती थी सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन ये प्रैक्टिस 1977 में बंद कर दी गई। क्लब्स में जाना, पार्टी करना बहुत नॉर्मल था और रिलीजन हर प्लेयर का पर्सनल चॉइस हुआ करती थी। 1970 में टीम के खिलाड़ी काफ़ी टॉलरेंट हुआ करते थे। जिसे शराब पीनी है पिए, नहीं पीनी ना पिए, जिसे लड़कीबाजी करनी है वो करे।
नहीं करनी ना करे। जैसे इमरान खान, वसीम रजा, सरफराज नवाज, ये बहुत बड़े विमेनाइजर थे, पर किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। जिसे अपनी लाइफ बहुत प्राइवेट रखनी है वो वैसा कर सकता था। किसी को किसी के मॉरल्स के ऊपर कोई आपत्ति नहीं थी। 1980 के दशक में जिया उल हक की डिक्टेटरशिप वाली सरकार पाकिस्तान में थी और जिया उल हक ने पाकिस्तान में कुछ ऐसे नए लॉज बनाए जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे और ये सभी नियम इस्लाम के नाम पर वहां पर बनाए जा रहे थे। जिया उल हक के समय पाकिस्तान एज अ स्टेट इवेंजलिकल और इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को संरक्षण देना शुरू कर चुका था और यह ट्रेंड उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट में भी पहुंच गया। कासिम उमर, कराची का ये बैट्समैन अपने इनिशियल फेज में बहुत पॉपुलर हो रहा था क्योंकि लगातार अच्छा स्कोर कर रहा था। 1986 पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी। वनडे मैच था और कासिम उमर ने 50 मारी, फिर एक रैश शॉट खेलकर आउट हो गया। वो जैसे ही ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो इमरान खान जो कि कप्तान थे, उन्होंने कासिम उमर को खूब सुनाया। टीम पाकिस्तान वापस पहुंची और कासिम उमर ने कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया और इमरान खान के अगेंस्ट मोर्चा खोल दिया। कासिम उमर ने कहा, मैं इमरान खान के अंडर अब नहीं खेलूंगा क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की है, लेकिन बात मेरी इंसल्ट की नहीं है, बात है मॉरल्स की। इस टीम के प्लेयर्स लड़कियों को होटल में लेके आते हैं, शराब पीते हैं, यहाँ तक कि ग्लव्स में ड्रग्स या कहें हशीश को छुपाकर मैदान में ले जाते हैं और हशीश लेकर खेलते हैं। कासिम उमर ने सोचा कि जिया उल हक का समय है, पाकिस्तान में इस्लामिक क्रांति आई हुई है, इस्लामिक कार्ड खेलूंगा तो बात बन जाएगी। पर मीडिया ने कासिम का साथ नहीं दिया और कासिम उमर पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर कुछ वर्षों के उपरांत कासिम उमर ने तबलीगी जमात में संरक्षण ले लिया। जिया उल हक ने जो नियम बनाए थे उससे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस अब पॉलिटिक्स में आनी शुरू हो गई थी और इस बदलाव का सबसे अधिक लाभ जो मिला वो तबलीगी जमात जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को मिला। मिडिल क्लास में उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा और 1990 में एक बुक पब्लिश की गई जिसका नाम था तबलीगी जमात और ये बुक मिडिल क्लास, फिल्म इंडस्ट्री के लोग और स्पोर्ट्समैन में बंटवाई गई। 1996 आया और 1996 में इमरान खान ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और हेराल्ड ने उसके लिए एक आर्टिकल लिखा, रीबॉर्न मुस्लिम। फिर मिड 1990s में एक और क्रिकेटर सईद अहमद जो रिटायर हो चुका था वो भी तबलीगी जमात से जुड़ा। 1998 में सईद अहमद के थ्रू तबलीगी जमात पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से मिली और जमात के इन्फ्लुएंशियल लोगों के ऑडियो टेप्स उन क्रिकेटर्स तक पहुंचे। लेकिन ऑडियो टेप गिफ्ट करने के बाद भी टीम में से कोई भी तबलीगी जमात से जुड़ने नहीं आया। फिर 2001 आया और 2001 में पाकिस्तानी टीम के ओपनर सईद अनवर की बेटी का निधन हो गया। सईद अनवर अब थोड़े से डिप्रेशन में थे और उन्होंने तबलीगी जमात के लोगों से मिलना सही समझा। थोड़े समय में पाया गया कि सईद अनवर का गेटअप तबलीगी जमात के लोगों जैसा हो चुका है। 2003 में वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान का जो स्क्वाड साउथ अफ्रीका गया था उस टीम ने बताया कि सईद अनवर अब एक कंप्लीटली चेंज्ड मैन थे। सईद अनवर ड्रेसिंग रूम में आते और कुछ भी इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगते जिसका क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं होता था। एक बार उन्होंने पूछा, यदि एक महिला एक से अधिक मर्दों के साथ संबंध बनाए तो उसे मार देना चाहिए। ये सुनकर ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। फिर शहरियार खान ने उनसे पूछा, इसका क्रिकेट से क्या लेना देना? तो सईद अनवर गुस्से से तिलमिला उठे और उन्होंने शहरियार खान को एक बुरा मुसलमान बता दिया। सईद अनवर बार बार प्लेयर्स को बोलता था, हमें मैच और वर्ल्ड कप जितवाने के लिए एंजल्स आएंगी। 2003 के उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मात्र नामीबिया और नीदरलैंड से ही जीत पाया, उसके अलावा किसी टीम को नहीं हरा पाया और पहले राउंड में ही बाहर हो गया। अन्य प्लेयर्स ने सईद अनवर से मजाक मजाक में पूछा, एंजल्स जिताने क्यों नहीं आई? तो सईद अनवर ने कहा, क्योंकि तुम सब बुरे मुसलमान हो इसलिए वो नहीं आई। 2003 में वर्ल्ड कप के बाद वकार यूनिस, सकलेन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद, इन तीनों ने तबलीगी जमात में संरक्षण प्राप्त किया। लेकिन वकार यूनिस ने अपने आप को तबलीगी जमात से थोड़े ही समय में अलग कर लिया। वसीम और वकार ने थोड़े ही समय बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और इमाम उल हक को कप्तान बनाया गया। कप्तान बनते ही इमाम उल हक भी तबलीगी जमात के संरक्षण में चले गया। अब पाकिस्तान की टीम की वायु बदलने लगी थी। शोएब अख्तर और इमाम उल हक के बीच में कलेश बढ़ रहा था। उधर से यूनिस खान और इमाम उल हक के बीच भी कलेश बहुत बढ़ रहा था, जिसके पीछे का पूरा कारण रिलीजियस था। इमाम तबलीगी जमात से जुड़ने के बाद विदेशों में मैचेस में ग्राउंड के ऊपर पब्लिक में
प्लेयर्स से नमाज पढ़वाने लगे और ये बात यूनिस खान को समझ नहीं आ रही थी। तबलीगी जमात देवबंदी विचारधारा को फॉलो करती है और इंजमाम उल हक भी, लेकिन मिसबाह उल हक और सईद अजमल ये दोनों बरेलवी थे और इसीलिए इंजमाम उल हक ने मेक श्योर किया कि मिसबाह उल हक और सईद अजमल दोनों पाकिस्तान के लिए पिक ना किए जाएं। मिसबाह की एंट्री पाकिस्तान की टीम में इंजमाम के रिटायरमेंट के बाद ही पॉसिबल हो पाई। ऐसी टीम के खिलाड़ियों को खिलाड़ी कहना कदाचित खिलाड़ी शब्द का अपमान है। ये मौलाना हैं जो मजहब के आधार पर ही सारे डिसीजन लेते हैं और जब ऐसे खिलाड़ी के भेष में मौलाना देश के क्रिकेट को चलाते हैं तो देश की क्रिकेट में क्या हाल होता है वो आगे देखते हैं। दानिश कनेरिया ने जो झेला है क्या वो झूठ है? जी नहीं। और ये बात पाकिस्तानी प्लेयर्स के अवेलेबल वीडियोस के आधार पर कही जा सकती है। तबलीगी जमात के क्रिकेट में घुसने के बाद से पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या क्या बदला है? मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज मिलने के बाद पहले नॉर्मल संवाद होता था, अब स्पीच का आरंभ ही रिलीजियस स्लोगन से होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रॉबिन, कैन वी स्पीक इन आवर ओन लैंग्वेज? तबलीगी जमात की एंट्री के बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच से पहले ग्राउंड पर टीम के साथ नमाज पढ़ने लगे। यहां तक कि मैच के बीच में भी नमाज पढ़ी जाने लगी। पाकिस्तान के महानतम खिलाड़ी अब दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करते हुए घूमते हैं। मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम न रहे। यहाँ तक कि मैच के समय ग्राउंड पर भी कन्वर्जन होने लगा था। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule because of the 48। हिंदुओं के साथ खाना पीना अपना अपमान माने जाने लगा था। यार कोई हिंदू है ना खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है? मैं मैं तुम्हारा उठा के तुम्हें उठा के। और हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ने को फक्र माना जाने लगा था। माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। और हिंदुओं को गाली देना एक नॉर्मल बात हो गई थी। हिंदुओं की ज़हनियत ही ऐसी है तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया? हमेशा से करते हैं बगल में छुरी, आप बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था। जो बीज 1990 के दशक में बोए गए तबलीगी जमात से नजदीकी बढ़ाकर वो आज इस रूप में दिख रहे हैं। खिलाड़ी खेलने के स्थान पर कुफ्र तोड़ रहे हैं। रन बने ना बने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ने से शान बढ़ रही है और नफरत इतनी नॉर्मल हो गई है इन खिलाड़ियों के लिए कि वो इन्हें नफरत तक नहीं लगती है। दानिश कनेरिया का इस घृणा के मध्य ऐसा स्टैंड लेना क्यों बड़ी बात है वो आगे देखते हैं। दानिश कनेरिया ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में सबके बीच आकर बोला, दूसरे प्लेयर्स का नाम लेकर बोला। यह एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान में इतना बोलना एक हिंदू के लिए सहज नहीं है। वहां का हिंदू अपनी लड़कियों के साथ हुए दुर्व्यवहार, अजी दुर्व्यवहार छोड़िए, सामूहिक दुर्व्यवहार के उपरांत भी कुछ नहीं बोल पाते। एक छोटा सा पोल हुआ था जिसमें 750 हिंदू परिवारों ने कंफर्म किया कि उनके परिवार की कई लड़कियों व महिलाओं के साथ सामूहिक दुर्व्यवहार हो चुका है। मैं दुर्व्यवहार बोल रहा हूं, इसका अर्थ आप स्क्रीन पे लिखे हुए शब्द से समझ लें, क्योंकि कुछ शब्द YouTube को पसंद नहीं है और इस दुर्व्यवहार को पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं कराया जाता, क्योंकि ऐसा करने से प्रताड़ना और अधिक बढ़ जाती है। अब से कुछ ही महीने पहले एक हिंदू व्यापारी पिता की 3 बेटियों को एक साथ उठा लिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें बलपूर्वक इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर उनसे कहा गया जिन्होंने तुम्हारा अपहरण किया था अब तुम्हें उन्हीं के साथ ही विवाह करना होगा। एक दूसरी लड़की जो मात्र 13 वर्ष की थी, उसे दिन दहाड़े बस स्टॉप से उठा लिया गया। लड़की 22 दिनों तक नहीं मिली, फिर जब मिली तो पता चला उसके साथ दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामला पुलिस में गया तो पुलिस ने मामले को 25,000 रुपए में समाप्त करवा दिया। ऐसे अनेकों किस्से आपको सुनाई देंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में प्रति वर्ष 1000 लड़कियों का अपहरण किया जाता है। ये सभी लड़कियां माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, अर्थात प्रतिदिन 3 लड़कियों को उठा लिया जाता है और उनका बलपूर्वक कन्वर्जन होता है। और इसके बारे में आवाज उठाने के लिए कौन है? अभी थोड़े दिन पहले सिंध प्रांत के काशमोर में रॉकेट लॉन्चर से हिंदू मंदिर और आसपास के हिंदू घरों पर अटैक किया गया। यह पाकिस्तान का आम बंदा
रॉकेट लॉन्चर से मंदिर पर अटैक कर रहा है और दूसरी ओर ब्लास्फेमी के अगेंस्ट देश में अपने लॉज हैं, वो भी बहुत सख्त, पर उस लॉ तक पब्लिक बात ही नहीं जाने देती। जिस पर थोड़ा भी शक होता है उसे वहां की पब्लिक मात्र शक के आधार पर समाप्त कर देती है, ना कोई सबूत ना कोई गवाह। 2023 में फरवरी के महीने में एक व्यक्ति पर आरोप था कि उसने कुरान का अपमान किया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, पर भीड़ पुलिस स्टेशन में घुस जाती है। पुलिस स्टेशन से उस व्यक्ति को निकाला जाता है और समाप्त कर दिया जाता है। दिसंबर 2021 में श्रीलंका के एक व्यक्ति जो कि पाकिस्तान में रहता है, उस पर ब्लास्फेमी के आरोप लगते हैं। उसे उसके कार्यालय से निकाला जाता है। भीड़ उसे वहीं की वहीं समाप्त कर देती है और समाप्त करने के उपरांत भी उन्हें शांति नहीं मिलती। उसके शरीर को जलाया जाता है और उसकी जली हुई विक्षिप्त शरीर के साथ सेल्फी खींची जाती है। नुपुर शर्मा ने एक लाइन बोली और कई इस्लामिक देश एकदम खड़े हो गए और नुपुर शर्मा के अगेंस्ट भारत की सरकार पर दबाव बनाया कि एक्शन लिया जाए। पर इन लोगों के लिए कौन खड़ा होगा? कदाचित दानिश कनेरिया का उद्देश्य है कि हिंदुओं की जो दशा है पाकिस्तान में, उसे भारत और विश्व के समक्ष लाया जाए, ताकि एटलीस्ट भारत इसका संज्ञान ले सके या विश्व इसका संज्ञान ले सके। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट में हो रहा है, उससे भारत को क्या सीखना चाहिए, वो आगे देखते हैं। पाकिस्तानी टीम आज अफगानिस्तान से भी हार रही है। बर्बादी का कारण जानते हैं? 1976 तक पाकिस्तानी क्रिकेट में एक इशू चलता था जिसे क्षेत्रवाद कहा जा सकता है। पाकिस्तानी टीम में पंजाब या कराची क्षेत्र के लोगों का दबदबा होता था। पठान, बलोच, सिंधी या बंगाली मूल के लोग नहीं मिलते थे। पंजाबी मूल वाले दर्शक कराची मूल के अपने देश के ही कैप्टन को या खिलाड़ियों को स्टेडियम में रिडिक्यूल कर देते थे। फाइट बेसिकली ये थी कि किस क्षेत्र के खिलाड़ी ज्यादा खेलें, किस क्षेत्र के क्रिकेट एसोसिएशन को ज्यादा फंड्स मिले। पाकिस्तान की टीम इस पूरे कालखंड में कुछ अच्छा नहीं कर पाई और ये क्षेत्रवाद इसका एक बहुत बड़ा कारण था। ये सब थोड़ा बदला 1976 से 1979 के बीच मुश्ताक मोहम्मद की कप्तानी में, जब लाहौर और कराची के प्लेयर्स का पाकिस्तानी टीम में एक फाइन बैलेंस बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तानी टीम में कप्तानी को लेकर विवाद हुए, पर छोटे शहरों से भी कुछ खिलाड़ी टीम में आने लग गए थे। इसी दौरान इमरान खान कैप्टन और जावेद मियादाद वाइस कैप्टन रहे और इनकी जोड़ी को लोगों द्वारा बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन तक कहा गया। 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीती और सन 2000 तक बहुत से टूर्नामेंट्स जीते। और इसके बाद से तबलीगी जमात का आगमन हुआ क्रिकेट में। रिलीजन के नाम पर राजनीति हुई। आज पाकिस्तान की टीम की हालत फिर देख लीजिए और कितने ही सालों से ये हालत है। दानिश कनेरिया के साथ बुरा हुआ, पर कनेरिया अपना जीवन सही से काट रहा है। पर पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान एज अ कंट्री के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान एज अ क्रिकेटिंग नेशन के साथ क्या हुआ। भारत को क्या सीखना चाहिए इस पूरे पाकिस्तानी प्रकरण से? भारत में भी बड़े बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने क्रिकेट में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी आरक्षण की वकालत की है। यही काम और कई एक्टिविस्ट भी कर चुके हैं। भारत के लोगों को ऐसे फ्यूडल माइंडसेट वालों से दूर रहना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए और मेरिट पर ध्यान देते रहना चाहिए जैसा अभी चल रहा है। एल्स हाल पाकिस्तान जैसा ही होगा। और वैसे भी यदि आप मेरिट पर ध्यान देते हो तो क्षेत्रवाद या रिलीजन जैसे मुद्दों का ध्यान नेचर रख लेती है। भारत की वर्ल्ड कप में 2 मुस्लिम खिलाड़ी हैं, एक सिख है और सिलेक्शन मेरिट बेस्ड है। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट में रिलीजन ढूंढता रहे तो ये भारत के लिए सही है, पर शायद पाकिस्तानी माइनॉरिटी के लिए नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स में बताएं। शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सपोर्ट करें UPI या पेट्रियन के माध्यम से। लिंक और स्कैन कोड आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखें, आपको आगे की जानकारी देगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।